आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है कक्षा 12 भूगोल भाग 2 पाठ 6 जल संसाधन। अध्याय 6 जल संसाधन। मुख्य बिंदु पाठ के भारत के जल संसाधन। पहला टॉपिक, एक तरफ धरातलीय जल संसाधन, एक तरफ है भौम जल संसाधन। भूमि के भीतर के भौम जल संसाधन में पहला है कुएं और दूसरा नलकूप। और धरातलीय जल संसाधनों में नदियां हैं, तालाब है, झील है तथा लेंगून और पश्चिम जल भी इसमें शामिल है। भारत के जल संसाधन दो भागों में बांटेंगे। एक तरफ धरातलीय जल संसाधन, दूसरा भौम जल संसाधन यानी भूमि के भीतर और यह धरातल के ऊपर में नदियाँ, तालाब, झील, लेंगून तथा पश्चिम जल झीलें। भौम जल संसाधन में कुएं तथा नलकूप है। जल संरक्षण एवं उनका प्रबंध अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम, उसमें आएगा एक तो जल प्रदूषण, दूसरा वर्षा जल संग्रहण की विधियां जो निम्न है, जल संवर्ग क्या है, फिर जल पुनर्चक्रण पढ़ेंगे और वैधानिक व्यवस्थाएं जो की है। अब वर्षा जल संग्रहण में कौन कौन से बिंदु आते हैं वह है, पहला सर्विस कूपों का निर्माण, दूसरा पुनर्भरण कूप, तीसरा झीलों द्वारा जल संरक्षण और तीसरा है जल संवर्ग प्रबंध। पृथ्वी पर जल का वितरण, इसको इस वर्ताकार रेखा चित्र से समझते हैं कि पृथ्वी पर जो कुल जल है उसका 97% भाग लगभग कौन सा है, लवणीय जल है। और अलवणीय जल कितना है, मात्र 3%, मात्र 3% अलवणीय जल है। भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत में जो विश्व की जल जनसंख्या का प्रतिशत है वह है लगभग भारत में 17% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 17% जनसंख्या भारत में निवास कर रही है। इस वर्ताकार रेखा चित्र में समझते हैं इतनी ज़्यादा जनसंख्या में से 83% जनसंख्या जो विश्व में अलग अन्य रहती है वो 17% जनसंख्या भारत में है। लेकिन भारत में जल कितना है, इस वर्ताकार रेखा चित्र में देखते हैं भारत में जल केवल 4% है। तो हमारे पास जल की मात्रा 4% है विश्व की और जनसंख्या है 17%। इस कारण हमारे यहाँ देखने में पता लग रहा है कि जल की नितांत कमी है। तो भारत में जल की मात्रा कम है। अर्थात पृथ्वी का लगभग 71% भाग धरातल पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल की मात्रा कुल जल का केवल 3% ही है। भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.45% भाग पाया जाता है। जनसंख्या का लगभग 17% भाग है तथा जल संसाधनों का 4% भाग ही भारत में पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। जल संवर्ग प्रबंध का संबंध धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंध से है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां जल संग्रहण संरचना आवश्यक है। इसमें से केवल 60% अर्थात 1122 घन किलोमीटर जल का ही लाभदायक उपयोग किया जाता है। यानी भारत में जो जल उपलब्ध है उसका 60% उपयोग ही लाभदायक उपयोग किया जाता है, 40% जल व्यर्थ बह जाता है। धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं, नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। भारत में कुल नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है, उनकी संख्या 10,360 है। जनसंख्या वृद्धि, जल का अति उपयोग व पर्यावरण प्रदूषण के कारण जल दुर्लभता बढ़ती जा रही है।
भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है, जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल राज्य भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। भारत में सतह जल व भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। जल में बाह्य पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट आदि पदार्थों से जल प्रदूषित होता है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। देश में गंगा और यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने बहुत से जल संभर विकास एवं जल प्रबंध कार्यक्रम चलाए हैं। इसमें गंगा और यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास एवं जल प्रबंध कार्यक्रम चलाए हैं। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 नंबर वाले। प्रश्न 1, भारत किन दो नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं? भारत की किन दो नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं? उत्तर, भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। प्रश्न 2, भारत के उन प्रमुख राज्यों के नाम बताइए जो अपने भौम जल का उपयोग क्षमता से कम करते हैं। उत्तर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल ऐसे राज्य हैं जो अपनी भौम जल क्षमता से कम जल का उपयोग करते हैं। प्रश्न 3, किन राज्यों में लेंगुन व झीलों का प्रयोग धरातलीय जल संसाधनों के रूप में होता है? उत्तर, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में। प्रश्न 4, जल गुणवत्ता का अभिप्राय स्पष्ट करो। उत्तर, जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता या अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। प्रश्न 5, देश में अत्यधिक प्रदूषित दो नदियां कौन सी हैं? उत्तर, गंगा और यमुना नदी। प्रश्न 6, दिल्ली से वाराणसी के मध्य गंगा नदी पर स्थित दो ऐसे महानगरों के नाम बताओ जो अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं। उत्तर, कानपुर और इलाहाबाद जो अब प्रयाग कहलाता है। प्रश्न 7, भारत में जल संभर विकास की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई? उत्तर, महाराष्ट्र में अहमदनगर रालेगन सिद्धि गांव से। प्रश्न 8, जल संभर प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, जल संभर प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। प्रश्न 9, जल की गुणवत्ता का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जल की गुणवत्ता का तात्पर्य जल की शुद्धता या अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। प्रश्न 10, भारत की समुद्री तटरेखा विशाल व दंतुरित है। इसी कारण बहुत सी लेंगुन व झीलें बन गई है। किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहाँ लेंगुन व झीलें प्रमुखतया से हैं। उत्तर, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। प्रश्न 11, लेंगुन व झीलों में खारा जल है, इसका उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? उत्तर, इसका उपयोग मछली पालन, चावल की कुछ किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। प्रश्न 12, राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कौन सी दो कंपनियां करती है? उत्तर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB। प्रश्न 13, जल संभर प्रबंध का क्या अर्थ है? उत्तर, धरातलीय एवं भौम जल संसाधनों का दक्ष प्रबंध ही जल संभर प्रबंध कहलाता है। प्रश्न 14, आंध्र प्रदेश में किन दो नदियों को औपचारिक तौर पर जोड़ा गया है? उत्तर, गोदावरी व कृष्णा नदी। प्रश्न 15, भारत में जल प्रदूषण के किन्हीं दो स्रोतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर में
वाहित मल निपटान। 2 नगरीय वाहित जल। तीसरा उद्योगों से विषाक्त जल का स्राव। चौथा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। और 5वां कृषि भूमि के ऊपर से बहता हुआ जल। प्रश्न 16 भारत में जल की गुणवत्ता के निम्नीकरण का मुख्य कारण है। उत्तर भारत की बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिक विकास की तीव्र गति। प्रश्न 17 राजस्थान के अलवर जिले में चलाया जाने वाला जल संग्रहण कार्यक्रम का क्या नाम है। उत्तर अरवारी पानी संसद। प्रश्न 18 यमुना नदी किन 2 शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित है। उत्तर दिल्ली और इटावा के मध्य। प्रश्न 19 हरियाली से क्या अभिप्राय है। उत्तर हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। प्रश्न 20 राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल आवंटन की प्राथमिकता क्या थी। उत्तर पेयजल सबसे पहले प्रमुख प्राथमिकता थी, इसके बाद सिंचाई, जल शक्ति, नौकायन, औद्योगिक और अन्य उपयोग। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 21 अलवणीय जल के बंटवारे पर विवाद वर्षों से चले आ रहे हैं तथा इसके बढ़ने की आशंका है। इसके 2 कारण बताइए अथवा आधुनिक समय में विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, जल का कार्यक्षम उपयोग और संरक्षण आवश्यक हो गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर आज धरातल पर मानव उपयोग के लिए अलवणीय जल का एक बहुत बड़ा भाग, बहुत छोटा भाग ही उत्तर आज धरातल पर मानव उपयोग के लिए अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ही उपलब्ध है। यह भी बढ़ती जनसंख्या, तकनीकी प्रगति और प्रदूषण के कारण घटता जा रहा है। 2 भारत में जल की उपलब्धता समय और स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न है। यह भी आज जलवायु परिवर्तनों के कारण और जटिल होती जा रही है। 3 इन जल संसाधनों पर नियंत्रण करना आज विभिन्न राज्यों व प्रदेशों के मध्य विवाद एवं तनाव का विषय बनते जा रहे हैं। अतः आज विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, कार्यक्षम उपयोग एवं संरक्षण आवश्यक हो गया है। प्रश्न 22 भारत में उद्योग जल संसाधनों को प्रदूषित करने में किस प्रकार उत्तरदायी है। उदाहरण के साथ स्पष्ट करें अथवा भारत में तीव्र औद्योगिकरण जल संसाधनों का तेजी से ह्रास किया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर उद्योगों से निकले अवशिष्ट पदार्थों को बिना शुद्ध किए नदियों व झीलों में डाला जा रहा है। दूसरा, ये प्रदूषण तत्व जल जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। रसायन, चमड़ा, लुगदी एवं कागज उद्योग सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले उद्योग हैं जल को। प्रश्न 23 दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में अपने वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र व गंगा नदियों के बेसिन में ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्यों। उत्तर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के बेसिन में दक्षिण भारत की नदियों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। इनका प्रवाह बहुत तीव्र एवं वर्ष पर्यंत है। 2 गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जैसी उत्तर भारतीय नदियों का धरातल मुलायम, समतल व नदी अवरोधों से मुक्त है, इसलिए इन नदियों के जल का अधिकांश भाग समुद्रों में चला जाता है, इसका प्रयोग नहीं हो पाता। 3 दक्षिण भारत की नदियों में जल का अधिकांश भाग तालाबों व जलाशयों में एकत्रित किया जाता है। इन नदियों पर जलप्रपात व अन्य अवरोध पाए जाते हैं, इस कारण इनके जल का अधिकांश भाग प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न 24 भारत में जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, किन्हीं 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर पहला है
अलवणीय जल की घटती उपलब्धता, यानी मीठा जल कम उपलब्ध हो रहा है। दूसरा, शुद्ध जल की घटती उपलब्धता, शुद्ध जल उपलब्ध कम हो रहा है। तीसरी बात, जल की बढ़ती मांग, जनसंख्या वृद्धि से जल की निरंतर मांग बढ़ रही है। 4, तेजी से फैलते हुए प्रदूषण से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। प्रश्न 25, भारत में कुछ राज्यों में भूमि जल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के 3 दुष्परिणामों का वर्णन कीजिए। कोई 3 कारण बताओ। 3 दुष्परिणामों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भूमि जल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के दुष्परिणाम निम्न है। पहला, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि जल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से भूमि जल स्तर नीचा हो गया है। 2, राजस्थान, महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या या आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है। चौथा, पानी को प्राप्त करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो पानी गहरा जाता है अधिक ताकत लगानी पड़ती है। प्रश्न 26, वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक व सामाजिक मूल्यों का विश्लेषण कीजिए, अथवा वर्षा जल संग्रहण के किन्हीं 5 उपायों का वर्णन कीजिए। उत्तर, वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक व सामाजिक मूल्य निम्न है। पहला, पानी की उपलब्धता को बढ़ाना, जिसे सिंचाई तथा पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। पहला, पानी की उपलब्धता को बढ़ाना, जिसे सिंचाई व पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। 2, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकना है। 3, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकना। 4, लोगों में सामूहिकता की भावना को बढ़ाना है। 5वां, भूमि जल को पंप करके निकालने में लगने वाली ऊर्जा की बचत करता है। 6, लोगों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति बढ़ाता है। 7, प्रकृति से मधुर संबंध बनाने में सहायक होता है। 8, लोगों को एक दूसरे के पास लाता है। 9, फ्लोराइड और नाइट्रोजन जैसे संदूषकों को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। प्रश्न 27, हमारे देश में जल संसाधन किन समस्याओं से जूझ रहा है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, जल मानव की आवश्यकताओं में आता है, लेकिन आज जल संसाधन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिनों दिन कम होती जा रही है। इससे जुड़ी समस्याएं निम्नलिखित है। प्रथम, जल की उपलब्धता में कमी। जनसंख्या वृद्धि एवं सिंचाई के साधनों में वृद्धि के कारण भूमिगत जल का दोहन बढ़ गया है, जिससे भूमिगत जल का स्तर दिनों दिन घट रहा है। नगरों की बढ़ती जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति कठिन हो रही है। दूसरा, जल के गुणों का ह्रास। जल का अधिक उपयोग होने से जल भंडारों में कमी आती है। साथ ही इनमें बाह्य अवांछनीय पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, औद्योगिक अपशिष्ट आदि मिलते जाते हैं, जिससे नदियाँ, जलाशय सभी प्रभावित होते हैं। इससे जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुँच जाते हैं और भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। 3, जल प्रबंधन। जल प्रबंधन के लिए देश में अभी भी पर्याप्त जागरूकता नहीं है। सरकारी स्तर पर बनी नीतियाँ एवं कानूनों का प्रभावशाली रूप से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रमुख नदियों के संरक्षण के लिए बनी योजनाएं निरर्थक साबित हुई है। 4, जागरूकता एवं जानकारी का अभाव। जल एक सीमित संसाधन है, हालांकि ये पुनः पूर्ति योग्य है। इसे सुरक्षित एवं शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह की जागरूकता का अभी देश में अभाव है। प्रश्न 28, जल समर प्रबंध के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम कौन से हैं? कम से कम 4 बिंदुओं में स्पष्ट करें, अथवा जल समर प्रबंध की व्याख्या करें। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, जल समर प्रबंध धरातलीय एवं भूमि जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन, जिसमें कि वे
व्यर्थ न हो जल समर प्रबंध कहलाता है। इससे भूमि, जल, पौधे एवं प्राणियों तथा मानव संसाधन के संरक्षण को भी विस्तृत अर्थ में शामिल करते हैं। प्रमुख कदम क्या उठाते हैं, नीचे हैं। प्रमुख कदम 1, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। इस योजना से ग्रामीण जल संरक्षण करके पेयजल की समस्या को दूर करने के साथ वनरोपण, मत्स्य पालन एवं सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। 2, नीरू मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया गया है, जिसका तात्पर्य है जल और आप। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को जल संरक्षण की विधियां सिखाई गई है। तीसरा, अरवारी पानी संसद राजस्थान में जोड़ की खुदाई एवं रोक बांध बनाकर जल प्रबंध किया गया है। ये अलवर जिले में है। चौथा, तमिलनाडु में सरकार द्वारा घरों में जल संग्रहण संरचना आवश्यक कर दी गई है। उपयुक्त सभी कार्यक्रमों में स्थानीय निवासियों को जागरूक करने और उनका सहयोग लिया गया है। आगे है उद्देश्य। उद्देश्य प्रथम, कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों जैसे उद्यान, कृषि, वानिकी और वन संवर्धन का समग्र रूप से विकास करना। दूसरा, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। तीसरा, पर्यावरणीय ह्रास को रोकना तथा लोगों के जीवन को ऊंचा उठाना। प्रश्न 29, जल संसाधनों के कम होने के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। भारत में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किन्हीं 2 वैधानिक उपायों को बताइए, अथवा भविष्य में भावी पीढ़ी को जल के लिए संकटमय स्थिति में ग्रसित होना पड़ सकता है। इस स्थिति के उत्पन्न होने के कारणों की विवेचना करो। उत्तर, भारत में जल संसाधनों की कमी के कारण। पहला है अत्यधिक उपयोग। बढ़ती जनसंख्या के कारण जल संसाधनों का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। घरेलू ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र में भी जल अत्यधिक उपयोग इस कमी को और भी बढ़ा देता है। 2, नगरीय क्षेत्रों का धरातल कंक्रीट युक्त होना। बढ़ते विकास व औद्योगिकरण के कारण अब नगरीय क्षेत्रों में कहीं भी धरातल कच्चा नहीं है, बल्कि कंक्रीट युक्त हो चुका है, जिसमें भूमि के नीचे जल रिसाव की मात्रा में कमी होती जा रही है और भूमि जल संसाधनों में कमी आ रही है। 3, वर्षा जल संग्रहण के संदर्भ में जागरूकता की कमी। वर्षा जल संग्रहण के द्वारा संसाधनों का संरक्षण आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरत है लोगों को जागरूक करने की, ताकि वो वर्षा जल के महत्व को समझे और विभिन्न विधियों द्वारा उसका संग्रहण व संरक्षण कर सके। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग भूमिगत जल पर निर्भरता को कम करता है। 4, जलवायु दशाओं में परिवर्तन। जलवायु की दशाओं में परिवर्तन के कारण मानसून में भी परिवर्तन आता जा रहा है, जिसके कारण धरातलीय एवं भूमि जल संसाधनों में लगातार कमी आ रही है। 5वां, किसानों द्वारा कृषि कार्यों के लिए जल का अति उपयोग। किसानों द्वारा कृषि कार्यों के लिए अत्यधिक धरातलीय व भूमि जल का उपयोग जल संसाधनों में कमी ला रहा है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष में 3 बार कृषि करने से जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। अब इसके क्या उपाय है? वैधानिक उपाय। सरकार द्वारा किए गए वैधानिक उपाय। पहला है जल अधिनियम 1974, तो जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अधिनियम है। दूसरा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और तीसरा, जल उपकर अधिनियम 1977। प्रश्न 30, भारत में सिंचाई की बढ़ती हुई मांग के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, इसलिए यहाँ सिंचाई की मांग अधिक है। सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण निम्नलिखित है। पहला है वर्षा का असमान वितरण। देश में सारे वर्ष वर्षा का अभाव बना रहता है। अधिकांश वर्षा केवल मानसून वर्षा के मौसम में ही होती है, इसलिए शुष्क ऋतु में सिंचाई के बिना कृषि संभव नहीं है। दूसरा, वर्षा की अनिश्चितता।
केवल वर्षा का आगमन ही नहीं बल्कि पूरी मात्रा भी अनिश्चित है। इस उतार चढ़ाव की कमी को केवल सिंचाई के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। अगला है परिवर्तनशीलता। वर्षा की भिन्नता व परिवर्तनशीलता अधिक है। किन्हीं क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है तो कहीं कम, कहीं समय से पहले तो कहीं बाद में। इसलिए सिंचाई के बिना भारतीय कृषि मानसून का जुआ बनकर रह जाती है। अगला टॉपिक, भारतीय जलवायु। भारत की जलवायु मानसूनी है, जिसमें केवल 3 से 4 महीने तक ही वर्षा होती है। अधिकतर समय शुष्क ही रहता है, जबकि कृषि पूरे वर्ष होती है। इसलिए सिंचाई पर भारतीय कृषि अधिक निर्भर है। अगला, खाद्यान्नों व कृषि प्रधान कच्चे माल की बढ़ती मांग। खाद्यान्न व कृषि प्रधान कच्चे माल की बढ़ती मांग। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्नों व कच्चे माल की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए बहुफसली कृषि जरूरी है, जिसके कारण सिंचाई की मांग बढ़ रही है। प्रश्न 31, भारत में जल समर प्रबंध और वर्षा जल संग्रहण, धरातलीय जल संसाधनों के दक्ष प्रबंध और संरक्षण की विधियां किस प्रकार है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जल समर प्रबंध। 1, जल समर प्रबंध द्वारा बहते जल को रोका जाता है। 2, इसके द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण अनेक विधियों जैसे अंतःसरण तालाब पुनर्भरण से किया जाता है। 3, इसके अंतर्गत सभी संसाधनों प्राकृतिक तथा जल समर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण पुनरुत्पादन को सम्मिलित किया जाता है। नीरू मीरू आंध्र प्रदेश तथा अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतःसरण तालाब ताल की खुदाई की गई है और बांध बनाए गए हैं। अगला टॉपिक, वर्षा जल संग्रहण। 1, ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह संचयन जलाशय जैसे झीलों तालाबों आदि में किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे, जिन्हें कुंड अथवा टांका के नाम से जाना जाता है, के निर्माण घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। दूसरा, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे, जिन्हें कुंड अथवा टांका के नाम से जाना जाता है, इनका निर्माण घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। 3, जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रित भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।